आप देख रहे हैं ब्लैक स्केरी पवन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी उन दिनों की है जब मनोज के भैया एक बस ड्राइवर हुआ करते थे। उन दिनों तो मनोज की बहुत मौज थी। सिर्फ पढ़ने लिखने के बाद इधर उधर घूमना फिरना, यानी कि मौज मस्ती के सिवाय कुछ भी नहीं था। पर दोस्तों, कहते हैं ना, जब दुखों के बादल छाते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। पर अभी सब कुछ सही चल रहा था और समय के साथ साथ मनोज भी अब बड़ा हो रहा था। पर मनोज ने सोचा तक नहीं होगा कि उसकी जिंदगी में आने वाले पल दुखों का पहाड़ बनकर टूटने वाले हैं। पर एक अच्छी बात तो यह थी कि मनोज ने अपने भाई के साथ रहकर बस ड्राइविंग भी कुछ हद तक सीख ही ली थी, जो आने वाले कल में मनोज को जिंदगी जीने के लिए एक सहारा बनी। तो आइए जानते हैं मनोज की वह खौफनाक घटना जो उसके भैया के गुजरने के बाद घटी। दोस्तों, तारीख 4 जनवरी सन 2006, मुझोसा गांव, जहां से मनोज के भैया ठीक रात के 10:06 पर पैसेंजर से भरे हुए बस को लेकर सोनपुर के लिए निकल पड़े। ठंड का मौसम था। गौरे की धुंध की ओस बस के फ्रंट शीशे पर जम जा रही थी, जिस वजह से उन्हें बस ड्राइव करते वक्त थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। मनोज के भैया को एक्सीडेंट होने का डर सताया जा रहा था। वैसे तो बस सही रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से पीछे से आ रही तेज स्पीड में एक बस उनके बस से भिड़ गई, जिस वजह से मनोज के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब यह बात मनोज को पता चली तो सुनते उसके होश उड़ गए, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। घर में मातम पसर गया। उसकी माँ बहन सभी गम के माहौल में डूब गए। खैर, भैया के दत्त संस्कार के बाद अब मनोज को चिंता होने लगी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी जो उसके सर आन पड़ी। फिर वक्त के साथ मनदीप भी संभल ही गया और उसने भी बस चलाने की सोची। मगर एक्सीडेंट के दौरान बस तो पूनी है, री खराब हो गई थी। लिहाज उसने अपने भैया के ही बस को ठीक करने की सोची। मनोज ने तुरंत ही वो बस एक मैकेनिक के पास ले जाकर खड़ी कर दी। बस वहां ले जाने के बाद उस बस के ऊपर एक मोटी रकम खर्च हुई, जिसके बाद बस को वापस रिपेयर कर दिया गया। तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद बस वापस से इतनी शानदार बन गई थी कि कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि यह वही पुरानी एक्सीडेंट वाली बस है जिसका महीनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। मनोज इस बस पर एक मोटी रकम खर्च कर चुका था, लेकिन जब उसने इस बस को चलाकर देखा तो उसका दिल खुश हो गया। एक ऐसी शानदार बस जो बड़ी ही शानदार लग रही थी। यह बस एक पुरानी बस तो थी, लेकिन किसी नई बस से कम नहीं थी। कुछ दिन बीतने के बाद मनोज इस बस को ड्राइव करने लगा। यह बस इतनी अच्छी और शानदार तरीके से चलती मानो मनोज किसी नई बस करके बस के अंदर बैठा हो। वक्त बीतता गया और मनोज भी इस बस से एक अच्छी खासी कमाई कर लेता था। लेकिन रात में अकेले सफ़र करना मनोज को पसंद नहीं था। इसीलिए वह चाहता था कि किसी और को भी अपने साथ रख ले, ताकि उसका काम थोड़ा कम हो जाए और उसे भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल सके। तभी उसे अपने दोस्त गोलू का ख्याल आया। उसने गोलू को सारी बात बताई तो गोलू ने कहा उसे भी काम की तलाश है और अगर वह दोनों एक साथ काम करेंगे तो बेहतरीन होगा। और फिर क्या था, दोनों दोस्त एक बस पर ही काम करने लगे। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक रोज उन्हें समस्तीपुर से ताजपुर पैसेंजर को छोड़नी थी। बस पूरा पैसेंजर से भर चुका था। दोनों दोस्त तैयार थे। फिर मनोज ठीक अपने भैया की तरह उस रात 9 बजे अपने दोस्त के साथ बस लेकर निकल पड़ा। वीरान इलाका, सुनसान सड़क और जोरदार सन्नाटा, यह सब उस वक्त डर के सीन का काम कर रहे थे। बस की दोनों हेडलाइट सड़क के ऊपर पड़ी हुई थी। बाकी दोनों तरफ से गुजरने वाली सारी चीजें किसी हवा की तरह आवाज दे रही थी कुछ दूर, और आगे जाने के बाद बस की हेडलाइट अपने आप ही ऊपर नीचे होने लगी। मनोज ये देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने तो हेडलाइट के बटन को हाथ तक नहीं लगाया। इतने में ही मनोज की नज़र बस के सामने सड़क पर पड़ी एक चीज पर गई। उसे लग रहा था कि कोई शख्स सड़क पर लेटा हुआ है।
उसने बहुत ही हॉर्न दिए पर वह हटाई नहीं। दोनों सोच रहे थे कि आखिर कौन है जो इतनी रात को सड़क पर लेटा हुआ है। इसी बीच गेलू बस से नीचे उतरा, यह देखने के लिए कि आखिर वह है कौन। तभी मनोज मना करने लगा, यह सोच कर के कहीं वह कोई चोर डाकू तो नहीं है। पर गोलू अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वह आवाज देते हुए उस ओर बढ़ने लगा जिस ओर वो शख्स लेटा हुआ था। मंक उसके थोड़ा करीब गया ही था कि तभी जोर की हवाएं चलने लगीं। गोलू हवा को यूं चलता देखकर हैरान हो गया। गोलू अपनी आंखों में पड़ी धूल को साफ ही कर रहा था कि तभी अचानक ही जोरों का एक बवंडर उठा और उस बवंडर में सड़क पर लेटा हुआ वो शख्स कहीं गायब हो गया और साथ ही वो हवाएं भी अब चलनी बंद हो गईं। यह सब होता देख गोलू और मनोज दोनों ही घबरा गए। तभी मनोज तुरंत ही दौड़कर बस में घुसा और बुरी तरह से कपकपाने लगा। गोलू को ठीक से याद था कि उसने कुछ देर पहले ही बस के सामने लेटा हुआ एक शख्स उसे नजर आया था, फिर वह अचानक ही कहां गायब हो गया। मैक इस बात से एकदम अनजान था। गोलू को यूं घबराता देख मनोज ने गोलू को यह कहकर शांत किया कि शायद उसका कोई छोटा मोटा भ्रम होगा। तभी मनोज ने जल्दी से गाड़ी निकाली। अब मनोज को ड्राइव करते हुए लगभग आधा रास्ता बीत चुका था। रात के तकरीबन 11:30 को आए थे और यह पुरानी एक्सीडेंट वाली बस अभी भी अपने शानदार रंग रहे थे से चल रही थी। फिर थोड़ा समय कटते ही बस के अंदर से खटखट की एक आवाज आने लगी जो बड़ी अजीब थी। बस के अंदर से इस तरह की आवाज आना कोई आम बात नहीं थी। इससे पहले उसने ऐसी आवाज कभी सुनी ही नहीं थी। कि तभी मैक ने बस रोकने को कहा, लेकिन मनोज ने इस बात को टाल दिया। उसने कहा, अरे भाई कुछ नहीं है यार। गोलू को अपने दोस्त की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि बस के अंदर अपने आप ऐसी आवाज नहीं हो सकती। पहले तो मैक ने मनदीप को कुछ भी कहना बेहतर नहीं समझा। बाद में जब उसकी बस के अंदर यह आवाज और भी तेज आने लगी, तब जाकर मनोज ने खुद ही बस को एक साइड में रोक लिया। बस को साइड में रोकने के बाद वो दोनों बस से नीचे उतरकर चारों तरफ उसकी जांच करने लगे। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि उन्हें अपनी बस के अंदर कोई भी खराबी का पता नहीं चल पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि आवाज बस के बाहर से आ रही है। वो उसके चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने वहां से निकलने की सोची, लेकिन इस बार बस स्टार्ट ही नहीं हुई। और जब वो स्टार्ट ही नहीं हुई तो उन दोनों को गुस्सा आने लगा। लेकिन उसी दौरान बस की एक विंडो अपने आप ही खुलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बस के अंदर बैठा हो। तभी गोलू बस की विंडो से पीछे झांकते हुए बस के अंदर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया बस के अंदर। बस उसकी एक छोटी सी और हल्की सी लाइट जल रही थी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जब गोलू की नज़र बस के साइड में लगी कांच में गई तो उसका दिल दहल गया। दरअसल उसने देखा कि बस की साइड में कोई लटका हुआ था और उसका चेहरा बड़ा ही अजीब और काला काला दिखाई पड़ रहा था। वो इतना डरावना था कि माया की नजरें बस कुछ पलों के खातिर उस शख्स पर जम गई। तभी गोलू जोर से चीखा, और जब मनोज को इस बात के बारे में पता चला तो उसने बस से उतर कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, पर गोलू का पूरा शरीर अब थर थर कांप रहा था। और फिर चुपचाप वह बगल वाली सीट पर बैठा रहा। अब मनोज समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लिहाजा उसने बस को स्ट्राइड को आर्ट किया और बस भी स्टार्ट हो गई। फिर अब बस ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इस बार बस अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ने लगी। गोलू तो पूरा डरा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन मनोज के मन में अभी भी यही था कि शायद किसी तरह यहां से निकल जाए तो हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मनोज पहले कभी भी इस रोड पर से गुजरा ना हो, पर वह रात में आज पहली बार यहां से गुजर रहा था। इससे पहले कि बस थोड़ा और आगे बढ़ पाती कि किसी ने मनोज के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मनोज को लगा शायद उसका दोस्त गोलू की होगा जो उसके कंधे पर अपना हाथ रख रहा है अपने आप को शांत करने के लिए। लेकिन जब उसकी नज़र बस के साइड मिरर में गई तो उसने देखा कि उसके कंधे पर एक बड़ा ही भयानक सा हाथ रखा था।
वह काला रंग का बड़ा ही डरावना था। मनोज का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे भी अब पूरा यकीन हो गया कि जरूर ही हमारे बस के पीछे कोई बुरी शक्ति पड़ गई है। पहले सड़क पर किसी का लेटा नजर आना और फिर उसका बवंडर में गायब हो जाना, और अब ये काले साइकिल बस के पीछे पड़ जाना। मनोज और मैंग की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दोनों को ही इन मुसीबतों से कैसे भी करके पीछा छुड़ाना था, पर कैसे ये उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मनोज ने बस की स्पीड को इतना बढ़ा दिया था कि उसे अब बस भी सही से कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था। इसी बीच मनोज को एक दूसरे बस की हॉर्न सुनाई दी, और जब मनोज ने साइड मिरर में देखा तो उसने पाया कि पीछे से आ रही उस बस में तो कोई बैठा ही नहीं है, मतलब कि वो बस अपने आप ही चल रही थी। मनोज उस बस को देखकर यह तो समझ गया था कि उसकी मुसीबत और भी बढ़ गई है। मनोज के पास बस भगाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। लिजन वो बस को फुल स्पीड में ही भगाता रहा, और जब वो रेलवे क्रॉसिंग के करीब पहुंचा तो उसने पाया कि रेलवे फाटक गिरा हुआ है। पर मनोज इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वह रेलवे फाटक को तोड़कर आगे बढ़ गया, पर बस ट्रैक के बीचों बीच जाकर अपने आप ही रुक गई। ट्रक के रुकते ही जहां मनोज बस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं मयंक का ध्यान पीछे पड़े उस बिना इंसानों वाले बस पर खड़ा हुआ था। तभी मयंक और मनोज को एक जोर के चिल्लान की आवाज आई, जो कह रहा था कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, जल्दी से बस हटाओ, ट्रेन आने वाली है। जब उन दोनों ने ध्यान दिया तो वो एक रेलवे कर्मचारी था जो उन्हें लगातार चिल्लाए जा रहा था, और इतने में ही उन दोनों को ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। तभी मनोज ने बस फिर से स्टार्ट करने की सोची, पर बस स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे पहले ट्रेन उन दोनों को कुचल देती कि समय रहते ही दोनों बस से नीचे कूद गए। जैसे वो ट्रैक से हटे कि उतने में ही ट्रेन बस को रोते हुए चली गई, पर मनोज और मैक दोनों ही वहां से जल्दी से भागने लगे। वो दोनों अभी भागने के लिए उठे ही थे कि उन दोनों को उस रेलवे कर्मचारी ने पकड़ ले लिया। तभी मनोज और गोलू ने कर्मचारी को उनके पीछे पड़े उस बस के बारे में बताया, तो कर्मचारी ने यह कहकर दोनों को चुप कर दिया कि यहाँ सिवाय तुम्हारे ट्रक के कोई दूसरी बस मौजूद ही नहीं है, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। फिर जब मनोज और गोलू ने उस ओर देखा जिधर वो भूतिया ट्रक थी, तो अब वहां पर सिर्फ पसरा हुआ सन्नाटा और सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। उस भूतिया बस को वहां ना पाकर दोनों हैरान थे कि वो बस इतनी सी देर में कहां गायब हो गई कि तभी इसी बीच उस कर्मचारी ने पुलिस को फोन कर दिया, और फिर कुछ ही देर बाद पुलिस उन दोनों को थाने ले गई, जहां उन दोनों को 3 साल की सजा भी हुई। बाद में जब दोनों जेल से छूटे तो मनोज को अपने बस खोने का बहुत ही दुख हुआ। फिर तकरीबन 3 महीने बाद जब उसकी मुलाकात वहीं के एक बस ड्राइवर से हुई, तो उसने बताया कि समस्तीपुर से ताजपुर वाले रोड पर एक बस ड्राइवर की आत्मा घूमती है, जो देर रात कभी भी किसी को भी दिख जाती है। कहते हैं एक रात वह बस ड्राइवर भी अपना बस उस रोड पर चला रहा था, और किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और तभी से वह आने जाने वालों को धर रात परेशान करता है। तभी दोस्तों मनोज को याद आया कि उसके भैया की मौत भी शायद उस आत्मा की वजह से ही हुई थी, जिसके बाद वह बहुत ही परेशान हुआ, और उसके बाद से मनोज ने ड्राइविंग करना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त पवन जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों हकीकत और काल्पनिक में बहुत फ़र्क होता है। यह कहानी जिसने मुझे कुछ बेहतरीन और डरावने दृश्य के पदों का मंजर पेश कराया, उसे भूल पाना तो मेरे लिए कायम नहीं है, लेकिन जब मैं इस घटना का बखान करता हूं तो मेरे अंदर से किसी बिजली की भांति करंट उत्पन्न होता है। इतवार की सुबह थी, जब सुबह सुबह सर्द के इस मौसम में मैं अपने घर के बाहर खड़ा होकर धूप का आनंद ले रहा था। शरीर पर पड़ने वाली इस हल्की हल्की धूप से अंदर एक अजीब सा आनंद का एहसास हो रहा था। आज मैं बहुत खुश था, जो कि मुझे अपनी दीदी के यहाँ जाना था।
मेरी दीदी का ससुराल मेरे गांव से करीब 8 घंटे का सफर है और यह सफर मुझे एक बस से तय करना था। गांव से 8 घंटे का सफर मुझे डबल सीट बस में करना था। लोकल बस में अगर मैंने सफर करने की कोशिश की तो वह बस मुझे बहुत देर के साथ वहां तक पहुंचा पाएगी। जैसे तैसे दोपहर के 1 बजने को आए और तब जाकर कोहरा हटा और कोहरे के हटते ही मैं पूरे तरीके से तैयार होकर बाजार के लिए निकल गया। वहां से मुझे बस पकड़नी थी। करीब आधे घंटे तक मैं टीपो पर बैठकर बस का इंतजार करता रहा और उसके बाद जब बस आई तो पहले से ही मैंने टिकट तो ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। बस के आते ही मैं बस में सवार हो गया और उसके बाद डुलगांव को काटते हुए हमारी बस आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही बस ने उस गांव को पार किया तो अचानक ही बस थम गई। बस के अंदर लगे इस ब्रेक से मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आया। मैं तत्काल बस कंडक्टर के पास गया तो उसने बताया कि बस में ठंड के कारण कुछ गड़बड़ी हुई है। बस ड्राइवर के मुताबिक बस में मौजूद यह समस्या ज्यादा गंभीर नहीं थी। शायद आज मेरी किस्मत ही खराब थी कि इस तरफ बस को अनजानी समस्या के कारण रोकना पड़ा और बस में मौजूद इस खराबी को टाइम लगने की वजह से मैं भी बस से नीचे उतरकर टहलने लगा। हालांकि बहुत ज्यादा ठंड थी, ऐसे में मुझे बस के अंदर ही रुकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं ठंड में ही घूमता रहा। और उसके बाद जब बस ने पहली बार अपनी हेडलाइट दिखाई तो मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बस की सीट पर बैठते मुझे पता चला कि अब बस यहाँ से आगे ही नहीं जाएगी। किसी कारण बस को यहीं पर रोकना होगा और बस के अंदर जो इतनी देर से छोटी बीमारी लग रही थी, दरअसल वो कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, बल्कि बस का इंजन सीज हो चुका था और ऐसे में बस का चलना पूरी तरह से नामुमकिन था। और इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर पास में लंबे लंबे पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। इसके अलावा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब साफ था कि इस कच्ची सड़क पर और किसी गाड़ी का मिलना शायद नामुमकिन ही होगा। मगर एक कोशिश तो बनती थी। मैं उस बस के कुछ यात्रियों के साथ बस से नीचे उतर गया और बस के कंडक्टर ने हमें कुछ पैसे भी लौटा दिए। मैं भी अपने किराए को जेब में डालकर उस सड़क के ऊपर उन 3 यात्रियों के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक गाड़ी खड़ी नजर आई। उसके बाद जब मैं उन दोनों यात्रा के साथ उस गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो गाड़ी एक खंडरई, उसके ऊपर मिट्टी का जमावड़ा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो काफी सालों से वो गाड़ी ऐसे ही पड़ी हो। कुछ देर तक तो मैं उस गाड़ी के चारों तरफ घूमता रहा। दरअसल मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा था और सिर्फ उस गार्ड को हाथ लगाया तो उसके अंदर से हरण की आवाज आई और इतना सुनकर तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। साथ ही उन दोनों यात्रियों के चेहरे भी हक्के बक्के रह गए। एक पुरानी बड़ी खंडरई जिसके ऊपर पूरी तरह से मिट्टी जमी हुई थी और उसके चार से मनीता को अंदर से गार्ड के हॉर्न की आवाज आना, यह तो संभव ही नहीं था। फिर ऐसा कैसे हुआ? अभी यह सब चल ही रहा था कि अचानक ही एक बार फिर से हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे अलावा भी यहाँ पर चारों तरफ कोई टहल रहा है, जिसके कदमों की आहट आ रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे दिल में एक अलग ही डर बैठ गया था। बार बार ऐसा लगने लगा मानो कुछ होने वाला है। फिर मैंने उन लोगों को वहां से निकलने को कहा और इससे पहले कि हम वहां से निकल पाते कि जुनैद नाम का एक यात्री टॉयलेट करने लगा। टॉयलेट करने के बाद अचानक उसके काले को छूट करने लगा और आते का पेट में दर्द हुआ और दर्द के मारे वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह मैंने जुनैद का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ साथ आगे लेकर जाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक गाड़ी की हेडलाइट उस काली रात के बीचों बीच हमारी कदमों में पड़ती हुई नजर आई और उसे देखते ही मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस गाड़ी वाले ने पहले अपनी गार्ड की रफ्तार को एकदम स्लो कर दिया। उस गार्ड को अपने आसपास आकर रुकता देख मेरे मन में एक खुशी हो रही थी, शायद अब हम जल्दी से निकल जाएंगे। फिर वह गाड़ी हमारे पास आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मात्र एक बार इस गाड़ी को पहले भी कहीं पर देखा था। जब मेरी नज़र उस गाड़ी की नंबर प्लेट पर गई
तो वह एक अजीब सी नंबर प्लेट थी, मानो यह नंबर प्लेट सालों पहले बनाई गई हो। दरअसल इस नंबर प्लेट के ऊपर किसी का नाम भी लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वह क्या नाम था। अंधेरे की इस रात में मुझे सब कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था और इतने में ही मेरी नज़र एक बार फिर वहीं पर मौजूद हमारे साथी यात्री जुनैद पर पड़ी तो उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उनके हाथ पसीने से भीग चुके थे। बस के इस सफर ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया था कि अब हम लोग कयामत के आधी में फंसने वाले थे। इससे पहले कि हम सभी उस गाड़ी के अंदर बैठते कि उस गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया और जैसे उस गाड़ी के दरवाजे खुले तो उसके अंदर से बहुत शर की हवा बाहर निकलने लगी और इस तेज इस तरह हवा से मेरा पूरा बदन पीछे खिसकने लगा। बदन में घबराहट होने लगी। तभी एक तेज स्पीड में आने वाली ट्रक ने जुनैद को कुचल दिया। वो बहुत ही जोर से सड़क पर गिरा और फिर उस ट्रक के पहिए में फंस गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जुनैद का पूरा शरीर सड़क से चिपक चुका था और उसका मांस भी लगभग सड़क से चिपक ही गया था। फिर अचानक उस ट्रक ने एक बहुत रफ्तार के साथ वहां से रफा दफा होने का काम किया और अमूमन एक एक्सीडेंट के बाद गाड़ी और ट्रक ड्राइवर भाग निकलते जुनैद तो मर चुका था। लेकिन अब हमें चिंता होने लगी कि हमारी भी कुछ ऐसी मौत ना हो। फिर मैंने उस गाड़ी के अंदर बैठना ही सही समझा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसके अंदर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। आज मौसम बड़ा ठंडा था और बारिश की कुछ बूंदें भी गाड़ी पर अब गिरने लगी थी। अचानक ही बारिश का शुरू हो जाना भी एक अचंभित करने वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और जब पानी की बूंदें गाड़ी पर गिरना शुरू हुई थी कि उस ड्राइवर ने कहा, भाई साहब आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर की आवाज़ सुनकर मेरे अंदर एक बम सा फट गया। मेरे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी कि यह ड्राइवर कौन है और उसकी इतनी भारी और डरावनी आवाज़ मैं पहली बार सुन रहा था। आज से पहले मैंने इतनी खौफनाक आवाज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि अचानक ही उस गाड़ी चालक ने पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं कहां पर जाना है। तुम्हें उसका वह भयंकर चेहरा देखकर मैं सुन्न पड़ गया था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी ओर देख सकूं। हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि उस आदमी के सर पर किसी राक्षस की तरह नजर आने वाले तो बड़े बड़े सींग थे और उसके दांत भी बहुत लंबे लंबे दिख रहे थे। मैं तो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा कि अब तो जिंदगी बचाना भी मुश्किल होगा, लेकिन अपनी जान की भीख से पड़ने का हाथ की मांगते हुए मैं उसके सामने गिड़गिड़ा नहीं लगा। लेकिन वह कहते हैं ना, प्रेत जैसी चीज किसी इंसान पर रहम ही नहीं खाती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसने एक बार भी मेरी आंखों में उन आंसुओं को नहीं देखा जो अपनों से मिलने की खुशी थी। उस राक्षस को क्या पता अपनों से बिछड़ने का क्या दर्द होता है। तभी मैंने देखा कि अब उस गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मुझे सड़क के पास वाले पेड़ पौधे भी किसी तेज आंध की तरह लग रहे थे। वह बहुत ही जल्दी निकल रहे थे। जब मैंने गाड़ी के एक्सी घड़ी की तरफ देखा तो गार्ड की स्पीड जितनी होनी चाहिए थी उससे भी कहीं ज्यादा थी। गार्ड के करीब से निकलने वाले पेड़ पौधों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी मौत को देख पा रहा था। और इतने में ही सामने से एक तेज रोशनी मुझे झलकती हुई नजर आई और उसके पास हो रहे थे। रोशनी को देखते ऐसा लग रहा था मानो कोई ट्रक बहुत तेज रफ्तार के साथ इस गार्ड की तरफ बढ़ रहे है और अगर इनके बीच जल्दी टकरा हुआ तो फिर एक बहुत बड़े हादसे का जन्म लेना एक लाजमी सी बात है। कुछ देर तक तो मैं यूं ही गाड़ी के अंदर हैरानी से सब कुछ देखता रहा और उसके बाद वही हादसा हुआ जिसका मुझे डर था। हमारी गाड़ी एक बहुत तेज रफ्तार के साथ और इस बार मेरा सर किसी चीज से टकराया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि मैं अभी तक सही था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि हम जिस गाड़ी के अंदर बैठे थे अब वह गायब हो चुकी है। फिर दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि मैं उस पुरानी पड़ी खंडरई के पास खड़ा था। उस गार्ड के पास मेरे अलावा जुनैद का कटा फटा शरीर पड़ा था और वह यात्री भी बुरी हालत में वहीं जमीन पर गिरा हुआ था।
पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक ही वहां एम्बुलेंस दाखिल हुई। मुझे नहीं पता वो एम्बुलेंस वहां कैसे पहुंची, लेकिन मेरी भी स्थिति खराब थी। तो हम तीनों को अस्पताल में लेकर गए और वहां हमारा अच्छा इलाज चला। मुझे भी काफ़ी चोट आई थी जिनका मुझे आभास ही नहीं था। और बाद में मुझे पता चला कि जिस जगह पर जुनैद की मौत हुई थी वहां एक ट्रक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उस बड़े वाले का उस हादसे में कोई कसूर ही नहीं था। तो उसकी आत्मा आज तक उस सड़क पर यूं ही भटकती रहती है। कहते हैं वह कुछ लोगों को मौत की घाट उतारने के लिए वहीं पर चक्कर काटती है, लेकिन जुनैद का उसमें क्या कसूर था यह हम आज तक नहीं जान पाए। फिर मुझे पता चला कि गलती से जुनैद ने उस गार्ड के पाइये पर टॉयलेट कर दिया था और उस आत्मा को यह हरकत बहुत गंदी लगी, जिस वजह से उसने जुनैद को मौत में बदल दिया। फिर दोस्तों, इस वाक़या की पाया की हाट कर का बात रफा के बाद मैंने रात में बस जैसे सफ़र को करना छोड़ ही दिया, और बस और ट्रैवलिंग जैसी चीज़ें कभी भी रात में धोखा दे सकती हैं। अंत में अब रात में बिल्कुल सफ़र ही नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त पवन जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। चंदनपुर गांव, जो आज भी अपनी पुरानी बातों के लिए काफ़ी मशहूर है, इस गांव के तकसब कर रही है। दोस्तों, मैं आज भी वोट की तकसब कर रही है। अंदर कुछ ऐसा घटा है जो एक नॉर्मल इंसान की सोच से पूरी तरह से परे है। एक ऐसा दौर था जब इस गांव ने अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ सब कुछ खो दिया था, और आज भी इस गांव को सिर्फ एक खंडड़ई जानते हैं, खौफ की इस आंधी को और भी करीब से। दोस्तों, मौसम बड़ा ही सुहाना था। चंदनपुर गांव में ऋषभ के साथ उसका पूरा परिवार बिलोंग करता था। काफी सालों से वह वहीं रह रहे थे। पूर्णिमा की वह रात जब सब घरों में मंगल था, तब एक घर ऐसा भी था जहां मंगल नहीं बल्कि रोज रोज दारू की लत और झगड़ों की वजह से कल उत्पन्न होती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जहां शब का पूरा परिवार शब के पापा से शराब छोड़ने की मांग कर रहा था। यह एक दिन की बात नहीं थी। जब उसके पापा शराब पीकर घर आते हो, हमेशा हमेशा उनके घर पर लड़ाई झगड़ा होना आम हो गया था। अब ऋषभ का पूरा परिवार इस गांव को छोड़ने पर मजबूर होने लगा, क्योंकि पूरा का पूरा गांव नशेड़ी लोगों से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं जिस गांव को हम छोड़ना चाहते हैं, अमूमन वही स्थान हमारे लिए लकी होता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमारी विपरीत हो जाती हैं। चंदनपुर गांव को छोड़ना तो उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन दशरथ अपने पापा को हमेशा समझाया करता था। लेकिन आज गुस्से में ऋषभ का हाथ ही उठ गया और गुस्से में आकर उसने अपने पापा की हड्डी पसली तोड़ दी। इस वक्त दशरथ की उम्र 21 साल की थी और अब वह रोज रोज लड़ाई और झगड़ों से तंग आ गया था। वशब को इस माहौल में देख उसके सारे घर वाले खामोश थे, क्योंकि आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। खैर, जैसे तैसे मम्मी ने उसे शांत किया और घर के आंगन में बैठ गया। लेकिन अब वह अपने घर में रुकने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था, और उसके बाद वह गुस्से से तिल मिलाता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वह गांव के बस स्टॉप के पास पहुंचा तो उसे वहां भी दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा था। एक बार फिर उस जगह को वीरान देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वह जिस बस स्टॉप पर पहुंचा था, वास्तव में वह एक ऐसा बस स्टॉप था जहां कोई नहीं आता। यानी कि इस बस स्टॉप पर आना सभी लोगों के लिए सख्त मना था। लेकिन जानबूझकर वह यहां चला आया। फिर उसे एहसास हो रहा था कि उसने इस बस स्टॉप पर आकर एक गलती कर दी है। ज्यादा ध्यान ना देते हुए वह वापस मुड़ा और घर की तरफ निकलने लगा। तभी उसे बस स्टॉप की एक स्टैंड टेबल पर बूढ़ी महिला बैठी हुई नजर आई। उस महिला को देखते ही ऋषभ के बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए। वह महिला जोर जोर से रो रही थी। इंसानियत के नाते जब आशब उस बूढ़ी औरत के पास गया तो वह एक अजीब सी आवाज में बोले, तुमने मेरे पति को कहीं देखा है? उस महिला की बात सुनकर
ऋषभ के कान खड़े हो गए। ऋषभ ने अपनी गर्दन से ना में जवाब दिया। ऋषभ का आवाज सुनकर वह महिला एकदम से उठ गई और अपनी सीट से उठते हुए ऋषभ की तरफ बढ़ने लगी। तभी वही सब पीछे हटने लगा और उस महिला की खूख आवाज मात्र से ही ऋषभ तो 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन जब वह महिला अपनी जगह से उठी तो जब सब ने देखा कि इस महिला की आकृति किसी नॉर्मल महिला से बहुत अलग थी। काफी देर तक तो ऋषभ उसकी पूरी बॉडी को देखता रहा और तभी ऋषभ ने देखा कि उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वह बहुत गुस्से के साथ शायद ऋषभ मौत के घाट उतारने के उद्देश्य से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रे सबब अपने कदमों को पीछे हटाने लगा और देखते ही देखते ऋषभ उस महिला से काफी दूर जा खड़ा हुआ। उस महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी ऋषभ मौका पाकर तुरंत ही वहां से भागने लगा। लेकिन अब उसने देखा कि यह बस स्टॉप तो चारों तरफ से दीवार से ढका हुआ था। आते वक्त उसने एक छोटी गली चुनी थी जो अब अंधेरे में नजर ही नहीं आ रही थी। और अब वह वक्त था जब ऋषभ ने पूरे गांव पर कहर ढा दिया था। वह भागता हुआ मेन दरवाजे के पास गया और दरवाजे पर मौजूद एक ताले को छिन्न भिन्न कर डाला। ताले को एकदम खंडहरी तरह डरते कांपते हुए घर पर पहुंचा और अपने घर पहुंचने के बाद ऋषभ अपनी मम्मी के पास गया। लेकिन इतनी रात होने के कारण उसने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया और उसके बाद अपने कमरे में चला गया। जैसे ही ऋषभ अपने कमरे में गया तो कमरे के अंदर मौजूद लाइट्स फ्लिप करने लगी। किसी तरह उसने लाइटों को बंद कर दिया और फिर वह लेट गया। रे सबब को लगा सब कुछ सही हो गया है। उस दिन सब बहुत आराम के साथ सो गया और पूरी रात सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा। लेकिन दूसरे दिन के बाद उस गांव में खौफ की एक कयामत ने जन्म लिया। कयामत का एक ऐसा भीषण तूफान जिसने उस गांव की नींव को हिलाकर रख दिया। फिर सुबह होती गांव में एक लाश मिली जो गांव की जवान लड़के लक्ष्मण की थी। लक्ष्मण की लाश को इस तरह पड़ा देखकर हर कोई हैरान रह जाता। जो भी उसके शव को देखता तो दंग होने के साथ साथ पूरा कांप उठता, क्योंकि लक्ष्मण की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और उसके पूरे बदन में नाखूनों की तरह घाव बने हुए थे। पूरे गांव के लोग लक्ष्मण की लाश के पास इकट्ठा हो गए और सभी के मन में एक बेहद सवाल था कि लक्ष्मण की मौत हुई कैसे। अब यह बात बढ़ती जा रही थी। इस बीच गांव में मौजूद लोगों को एक आदमी नजर आया जो पूरा कीचड़ से सना हुआ था। उस आदमी को देखते कुछ लोगों ने उसके ऊपर शक जताया। दरअसल उन लोगों का कहना था कि इस मौत का दावेदार असल में यही आदमी है जो इस समय उन गांव वालों के बगल में खड़ा था। उसके बाद वह आदमी खुद पर खुद ही वहां चलकर पहुंचा। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, मुझे पता है इसकी मौत कैसे हुई है, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो उसके बाद आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगा। उस आदमी की इस बात को मानकर गांव वालों ने जब सच्चाई का अनुमान लगाया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने बताया कि यह रात के करीब 12:30 बजे की बात है, जब आप ही के गांव का एक लड़का इस औरत के आगे भागता हुआ गांव में घुसा था। तो उस वक्त यह महिला अपने उल्टे कदमों के साथ हवा में उड़ रही थी और उसे मारने की कोशिश में थी। लेकिन कहते हैं ना, जिस आदमी की किस्मत खराब हो, मुसीबतों का बढ़ाकर पहाड़ भी उसी के ऊपर टूट पड़ता है। वह बंदा तो बचकर भाग गया, लेकिन जब यह लड़का टॉयलेट करने के लिए एक खेजड़ी के पास गया तो उस खूंखार महिला ने उस बच्चे की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। उसका सर वजन से बीच से फटने ही वाला था कि उसने उसकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। और उस वक्त में यह सब नज़ारा एक पेड़ के पीछे से छुपता हुआ देख रहा था। बार बार वह महिला अपने पति के बारे में पूछ रही थी। वो तो अच्छा था कि इससे पहले उसकी नज़र मेरे ऊपर आती कि मैं बगल में मौजूद कीचड़ में गिर गया और कीचड़ में गिरने की वजह से शायद वह मेरे इंसानी रूप को सूंघ नहीं पाए। अब इस गांव के साथ क्या होने वाला था, गांव के सभी लोग यही सोच रहे थे। पहले तो वह सभी उस महिला की तलाश करने लगे,
लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि किसी को भी उसके पांव के निशान तक नहीं मिले और उस आदमी ने बताया था कि वह एक चोर था और चोरी करने के उद्देश्य से इस गांव में पहुंचा था। लेकिन बाद में वह अपने आप को ही कोसने लगा कि कहां उसने डायनो के घर में कदम रख दिया है। जब ये सब बातें चल रही थी तो वहां पर हशब भी मौजूद था, लेकिन वह चोर हशब को नहीं पहचान पाया क्योंकि घनी अंधेरी रात में वो उसका चेहरा ही नहीं देख पाया। फिर कुछ देर के बाद ही सभी लोग उस डेड बॉडी को लेकर इधर उधर होने लगे, यानी कि उस डेड बॉडी को उसके घर तक पहुंचा दिया। लेकिन गांव में बर्बादी शुरू हो गई थी। सब कुछ खामोशी से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं तूफान के आने का पहला संकेत भी था। यह पहली मौत थी जो इस बस्ती की नींव को हिलाने के लिए सक्षम थे। धीरे धीरे इस मौत के बाद गांव के अंदर सन्नाटा पसारने लगा। फिर करीब 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर वो रात आई जब उस गांव को कब्रिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाया। इस गांव के अंदर मौजूद लोगों में पहले ही दहशत के बादल मंडराने लगे थे, लेकिन अब जो होने वाला था वह सभी की सोच से परे था। यह शनिवार की बात है जब काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। शनिवार की रात जब गांव में घनघोर सन्नाटा बसरा हुआ था और जिस घर में लक्ष्मण की मृत्यु हुई थी, आज वह घर एकदम खामोश था क्योंकि शनिवार के दिन कोई बैठक नहीं करता। लेकिन इस वक्त हशब अपने दोस्त नरेश के साथ गांव में मौजूद था। वह गांव के कुएं के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। करीबन 9 बजने वाले थे और चारों तरफ वही वीरानी का माहौल था और इतने में उस गांव के सभी घरों के अंदर लाइट फ्लिपिंग होने लगी। और अब ऐसा माहौल होता देख दोनों के मन में सवालों की झड़ी लगने लगी। उस भयंकर सन्नाटे को तोड़ने वाली एक आवाज बहुत धीमे धीमे उन दोनों के कानों में पड़ने लगे कि मेरा पति कहाँ है। ऋषभ और उसके दोस्त को डराने के खातिर यह आवाज काफी थी। ऋषभ हिचकिचाते हुए अपने आजू बाजू में घोड़ने लगा, मगर पेड़ों के सूखे पत्ते और टूटी हुई सूखी लकड़ के अलावा वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद एक हवा का झोंका सरसराता हुआ उनके करीब से निकल गया। गांव के अंदर कुछ और भी लोग मौजूद थे जो तबाही की आखिरी घड़ी को देखने वाले थे। उस सरधर पसर सन्नाटे के बीचों बीच उन्हें पायों की छन छन की आवाज आई। हशब के दोस्त को यह बात मालूम पड़ गई थी कि यहाँ कुछ अनहोनी घटने वाली है, जिस वजह से उसके दोस्त ने उसे यहाँ से निकलने का इशारा किया। लेकिन दूसरी पल उनके समक्ष वही महिला खड़ी हो गई जिसकी गर्दन 360 डिग्री के कोण पर घूमी हुई थी। इस बार उस औरत ने हशब का गला न पकड़कर उसके दोस्त को पकड़ लिया और उसे तकरीबन 2 फुट हवा में उठा दिया। ये सब अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही भागने लगा और इस बार वह बिना पीछे देखे लगातार भागता रहा। ऋषभ तो किसी तरह अपने घर पहुंच गया और अपने घर को अंदर से लॉक कर लिया। लेकिन उसके बाद जब गांव से एक बहन खबर आई तो पता चला कि शैतानों की बस्ती की उस महिला ने उसके दोस्त को बुरी तरह झंझर दिया है और अब उसकी मौत भी हो गई है। गांव में तकरीबन 4 से 5 मौत हुई हैं। आर्यन का तो पहले से बुरा हाल था और अब यह सुनकर वह पूरा अंदर तक टूट गया था। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि उसके द्वारा की गई गलती बहुत ही उसको भी सजा देने वाली है। किसी तरह शनिवार की उस रात काले बादल उस गांव के ऊपर से हटने लगे और उसके बाद हशब गांव के सबसे अनुभवी दादा मणिलाल के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। जब मणिलाल दादा ने उसकी पूरी बात सुनी तो उसे भी बड़ा अफसोस हुआ कि हशब ने किसी काली छाया को मुक्त कर दिया। यह काली छाया जितनी साधारण थी, अब लोगों के डर पहुंचती है से उतनी ही ताकतवर बन गई और बहुत जल्द इस काली शक्ति का खौफ गांव में इस कदर मंडराने वाला है कि गांव के लोग इसके नाम मात्र से ही दहल जाएंगे। फिर मणिलाल काका ने बताया कि आप इस समस्या को लेकर गांव के बगल में रहने वाले तांत्रिक के पास लेकर जाएं। वही इसकी समस्या का एकमात्र हल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा इतनी क्षमता किसी के अंदर नहीं है कि वह इस काली शक्ति के बादल गांव से हटा सके।
अगर वह भी यह ना कर पाए तो समझ लेना इस शक्ति का कोई तोड़ ही नहीं है। वे सब मरीलाल काका की सारी बातों को सुनकर एक बार फिर अपना माथा पकड़कर वहां से निकल गया और गांव के कुछ अनुभवी लोगों को लेकर उस तांत्रिक की टपरी में पहुंचा। मगर तांत्रिक के पास पहुंचते ही उस तांत्रिक ने बताया कि वह महिला अपने पति की तलाश में है। उसकी आत्मा सालों से अपने पति को ढूंढ रहे है जो मर चुका है और किसी ने उसे मुक्त कर दिया है। उस बस स्टैंड की परछाई में उसे कैद किया गया था और किसी ने उसे मुक्त करके पूरे गांव का विनाश कर दिया। हो सके तो उस गांव को छोड़ दीजिए। उस काली शक्ति को अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उस काली गांव का उसी लिए था। उस काली के लिए बार करते थे। उस काली के लिए। तांत्रिक की बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोगों ने उस गांव को छोड़ने का निश्चय कर लिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, जिस वजह से उन्होंने उस गांव में रहना ही सही समझा। लेकिन सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर गांव की लगभग आबादी उस कस्बे को छोड़कर निकलने लगी। धीरे धीरे गंगापुर गांव एक खंडल के रूप में नजर आने लगा। किसी ने सोचा था खशब का 1 घंटा जो क्रोध से भरा हुआ था वह पूरे गांव को दहशत के काले बादलों में डाल देगा। दोस्तों, इस विनाशक कहानी का अंत होने के बाद आज गंगापुर गांव को एक कब्रिस्तान के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज भी वह महिला अपने पति की तलाश करती है। इसी कड़ी में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस स्थान को छोड़ा नहीं था, पर वह भी उस कस्बे को छोड़कर निकल गए। सब लोगों ने उस स्थान के डोले वह कार एक बनाया था। औरत की वजह से कुछ अपनों को खोया था और आज इस दिल दहला देने वाली घटना को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन उस गांव की वो गाथा आज भी उसको करीब से गुजरने वाले लोगों को हिलाकर रख देती है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त पवन शर्मा जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।